रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, इंडिया का अपना। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं व्यवहारवाद, परिसीमा एवं क्षेत्राधिकार पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 भोपाल श्री अनुराग सिंह जी। अनुराग सिंह जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है व्यवहारवाद, क्षेत्राधिकार एवं परिसीमा, तो हम बता दें आपको कि क्षेत्राधिकार से यदि कोई भी आपका सिविल सूट है, कोई भी संपत्ति से संबंधित विवाद है या कोई भी ऐसा व्यवहारवाद है जो कि जिसमें कहाँ वो फाइल किया जा सकता है, उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, किस जगह का होगा, कितने रुपए तक का कहाँ फाइल कर सकते हैं और उसके लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सिंह साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमारा आज का विषय है सिविल सूट, क्षेत्राधिकार और समय सीमा, तो इसमें किस तरह के प्रकरण आते हैं सिविल सूट्स में?
इसके संबंध में मैं चित्रा जी आपको बताना चाहूँगा। जी। सिविल सूट्स के अंतर्गत मुख्य रूप से न्यायालय में ए क्लास सूट और बी क्लास सूट आते हैं। जी। ए क्लास सूट के अंतर्गत संपत्ति और पद संबंधी अधिकारों से संबंधित जो विवाद हैं वे प्रस्तुत होते हैं। इसको उदाहरण के स्वरूप में हम समझना चाहें अगर तो जैसे स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित मामले हैं जी। और आपके संपत्ति संबंधी मामले, किसी को हिस्सा डिक्लेयर कराने से संबंधित मामले हैं, जी। आधिपत्य प्राप्ति संबंधी मामले हैं, विभाजन संबंधी मामले हैं। ये सभी मामले व्यवहारवाद आ श्रेणी में आते हैं। और धन प्राप्ति से संबंधित जो मामले हैं, जी। साधारण रूप से समझें तो मनी रिकवरी से संबंधित जो सूट हैं जी। वो व्यवहारवाद बा श्रेणी में आते हैं। जी। तो न्यायालयों में पेश होने वाले जो मामले हैं वो ए श्रेणी और बी श्रेणी में पेश होते हैं। इनको अलग अलग विभाजित किया गया है। ए श्रेणी में जो संपत्ति के बंटवारे और उससे संबंधित है, और बी में जो रिकवरी सूट, जो रिकवरी सूट्स हैं, जो पैसे का लेन देन वाले धन की वसूली से संबंधित जो मामले हैं वो बी श्रेणी में आते हैं। बी श्रेणी में आते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि इनको दो भागों में बांटा गया है, तो एक सवाल ये आता है कि वो कौन से केसेस हैं जो कि व्यवहार न्यायालय की क्षेत्राधिकार के बाहर के हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका इस संबंध में। जी। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो व्यवहार न्यायालय को जिनकी सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जी। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में इस संबंध में उपबंध किया गया है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अंतर्गत ऐसे मामले जिनको अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से सिविल न्यायालय को सुनवाई के लिए बार ना किया गया हो, रोका ना गया हो, तो ऐसे सभी मामलों को सुनवाई करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। जी। यहाँ उदाहरण के रूप में हम लेना चाहें यदि, तो हम उदाहरण के रूप में इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे वक्फ बोर्ड से संबंधित दावों से संबंधित, वक्फ संपत्ति से संबंधित जो मामले हैं जी। उनको सुनवाई करने का अधिकार वक्फ अधिकरण को है। जी। राजस्व न्यायालयों को जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत धारा 257 में जो सूची अंतर्वलित की गई है जी। उन मामलों को सुनवाई करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को, और ऐसे मामलों में सिविल न्यायालयों को अधिकारता प्राप्त नहीं है। जी। इस बीच एक कॉलर हैं बाराबंकी से, हम उनका सवाल लेते हैं। जी। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नंद स्वरूप जी, अपना सवाल बताएं। नंद स्वरूप जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। हम चर्चा जारी रखते हैं। अगर इस बीच वो लाइन पर आते हैं तो हम उनका सवाल लेंगे। हम बात कर रहे हैं जहाँ पर जो सिविल सूट है जुरिस्डिक्शन और लिमिटेशन की, तो हम पहले अगर समय सीमा की बात करें जी। तो ऐसे प्रकरणों में समय सीमा क्या होती है? हमारे कॉलर लाइन पे आ गए हैं। हाँ जी, बताइएगा। नंद स्वरूप जी, आप लाइन पर हैं? हमें लगता है कि हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। हम बात कर रहे हैं जहां सिविल सूट जुरिस्डिक्शन और लिमिटेशन की, तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसके लिए समय सीमा जो है वो क्या निर्धारित की गई है, क्योंकि वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है किसी भी केस के लिए। इसके संबंध में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। जी। प्रत्येक व्यवहारवाद के लिए समय सीमा परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत निर्धारित की गई। जी। और उसमें जो अनुसूची अंतर्वलित है उसके अनुसार समय सीमा निर्धारित है जी। जो कि 1 वर्ष से लेकर और 12 वर्ष तक की अवधि के लिए है। जी। ये प्रत्येक वाद की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसमें क्या समय सीमा होगी। जी। जैसे हम उदाहरण स्वरूप इसको समझें यदि, तो स्थायी निषेधाज्ञा संबंधी वाद है तो उसके लिए समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित है। इसी प्रकार धन प्राप्ति संबंधी जो वाद है, मनी रिकवरी सूट, धन की वसूली के संबंध में जो वाद है जी। तो उसके लिए भी समय सीमा 3 वर्ष निर्धारित की गई है। कहने का अर्थ यह है कि जो अनुतोष मांगा गया है और जो अभिवचन किया गया है जी। वाद की प्रकृति के अनुसार उसकी समय सीमा निर्धारित होगी, जो कि परिसीमा अधिनियम 1963 के अंतर्गत दी गई। जी। आपने बताया कि इसके लिए अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई है, तो एक सवाल ये आता है कि यदि किसी केस में किसी पक्षकार की समय सीमा निकल चुकी है और वो समय पर अपना प्रकरण दायर नहीं कर पाया है, तो क्या ऐसे में कोई प्रावधान किया गया है, उसको कोई अधिकार है कि वो अपना प्रकरण दायर कर सके, और उसके लिए क्या रेमेडी है अगर
कानून में है तो? व्यवहारवाद के संबंध में जहाँ तक है, एक बार समय सीमा निकल जाने के पश्चात व्यवहारवाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जी। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत धारा 5 में उपबंध अवश्य है कि कुछ मामलों में, जैसे अपील में जी, अपील में परिसीमा को कंडोन करने के लिए धारा 5 जी। की एप्लीकेशन आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अपील में सामान्य समय सीमा जो है 30 दिवस की है। जी सर, हमारे कॉलर लाइन पे आ गए हैं, हमारा बिल्कुल, संपर्क अब हो गया उनसे, तो हम उनका सवाल ले लेते हैं। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नंद स्वरूप जी बताइए आप क्या जी। मैं चाहता हूँ कि हमारे दो प्रकार की जमीन होती है, एक तो खेती वाली जमीन उसका खाता संख्या होता है, क्षेत्रफल होता है, और दूसरी जमीन हमारी वो होती है जो आबादी की जमीन होती है, उसका समझौता संख्या 56 से जिसकी राशि उसकी जबरदस्ती लेते, तो ये ऐसी जमीन का किस प्रकार से निपटारा होगा? प्रश्न थोड़ा, हाँ, इनका प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कहा स्पष्ट एक नहीं हो खेती पाया। की और एक आबादी की है, हाँ, तो उससे संबंधित ये कुछ जानना चाह रहे थे और डिस्कनेक्ट हो गया है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, नंद स्वरूप जी खेती और आबादी की ज़मीन के संबंध में पूछना चाह रहे थे। तो जहाँ तक क्षेत्राधिकार का संबंध है, मुझे लगता है क्षेत्राधिकार को ही लेकर उनका प्रश्न था, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है। बिल्कुल सही कहा तो आपने। खेती की ज़मीन हो या आबादी की ज़मीन हो, ज़मीन के संबंध में जो क्षेत्राधिकार हमें प्रावधानित किया गया है व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, उसी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दावा प्रस्तुत होगा, उसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जिसके अंतर्गत वह खेती या आबादी की ज़मीन स्थित है। जी, हम बात कर रहे थे कि जो समय सीमा है अगर वो निकल जाती है तो किस तरह से किसी को अधिकार प्राप्त है या नहीं है। सिविल सूट के मामलों में, व्यवहारवाद के मामलों में एक बार समय सीमा निकल जाने के पश्चात वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था इस विषय पर, कुछ परिस्थिति में अपील के प्रक्रम पर जी, उदाहरण स्वरूप जैसे इसको ले लें, व्यवहार न्यायालय के यहाँ से निर्णय होने के पश्चात, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग या 2 के यहाँ, 1 या 2 के यहाँ से निर्णय होने के पश्चात, यदि अपील की समय सीमा जो 30 दिवस की निर्धारित है, यदि वो निकल जाती है, तो उसके लिए संबंधित व्यक्ति धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करते हुए और अपनी अपीली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और निवेदन कर सकता है, कारण बतला सकता है कि क्यों उसने समय सीमा में अपनी अपील को प्रस्तुत नहीं किया है। उसके पश्चात यदि न्यायालय यह पाता है कि कारण उचित है, तो डिले कंडोन करने के पश्चात वो न्यायालय उस पर सुनवाई कर सकता है। जी, जब हम बात कर रहे हैं लिमिटेशन की, किसी भी केस को प्रकरण दायर करने के लिए समय सीमा की हम बात करते हैं, तो जी इस बीच एक कॉलर लाइन पे हम उनका सवाल लेते हैं। प्रवेश जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। प्रवेश जी, आप हमें सुन रहे हैं? जी सर, नमस्कार। एंकर मैम, आपको नमस्कार। नमस्कार। सवाल बताएं अपना। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि हम 4 भाई हैं, उसमें 3 भाई हमारे क्या एक्सपायर हो चुके हैं, तो जो हमने खेती करवा ली है, तो उनकी जब हमारे भाभी जी के नाम आ गई, अब उनको भूमि आवंटन 4 भाइयों में करना चाहते हैं बराबर, तो उसके लिए हमारी एक सिस्टर भी है, तो वो अपना आप क्या करने के लिए हमको तैयार है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डिवाइडेशन? प्रवेश जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें क्योंकि आपकी आवाज़ गूंज रही है और हमको स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। तो पहले तो आप अपने टीवी की आवाज़ कम करें जिससे हम आपको ठीक से सुन सकें। और जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपके जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें 4 भाइयों का हिस्सा भाभी का होने के बाद
जी, और शायद बहन इनकी हिस्सा अपना लेना नहीं चाहती, वो भाइयों को ही देना चाहती, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? वस्तुतः जी नहीं, एक भाभी और 3 भाई, हम चारों के नाम बटना है जमीन को। जी, तो बहन अपना हिस्सा आप चारों में देना चाहती हैं? जी हाँ, चारों को देना चाहती हूँ। जी, आपका सवाल स्पष्ट हो गया? हम पूछते हैं सिंह सर से। आपका जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, आपका प्रश्न विभाजन को लेकर है कि किस प्रकार से जमीन का हिस्सा आप लोगों को मिले, या अपना आप किस प्रकार से उसको ले सकते हैं। नहीं सर, इनका सवाल ये है कि इनकी जो बहन है, बाकियों के हिस्से इनने कर लिए हैं, बहन अपना हिस्सा इन चारों भाइयों को देना चाहती है, तो उसके लिए क्या करना है? पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि आपका कोई डिस्प्यूट है क्या आपस में? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया है फोन, तो हम कोई जो बात सवाल नहीं, है कोई उसी बात का नहीं। जवाब देना हाँ, होगा हमें। हाँ। जी यदि इनका कोई डिस्प्यूट नहीं है जी तो ये कृषि योग्य भूमि है, तो जी। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत जी ये राजस्व न्यायालय में जाकर और आपस में बंटवारे की कार्रवाई करा सकते हैं। यदि जी। कोई डिस्प्यूट है तो फिर विभाजन का दावा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत करना होगा। उसमें इनकी बहन इन और चारों को देना हाँ, चाहती हैं? इनकी बहन यदि स्वेच्छा से देना चाहती हैं जी तो उसके लिए ये त्यजन पत्र या अधिकार पत्र, इनको जी रिलिंक्विशमेंट डीड बोलते हैं, उसको ये रजिस्टर्ड करा के और अपनी बहन से ले सकते हैं जी। बहन का हिस्सा। दर्शकों हम बता दें अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चर्चा पे वापस आएंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वो एनएफएचएस वाले आए थे, उनका 5वां चरण चल रहा है ना, कह रहे थे कुछ सवाल पूछने हैं। मैंने बोला कल आना। तुम भी ना। अरे जरा रुकिए। जी हाँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5वां चरण देश के विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है। आपके जवाब और आपके स्वास्थ्य की जांच में सहयोग तो मदद करते हैं सरकार को स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम बनाने में, जिससे आपका परिवार खुशहाल और आप स्वस्थ रहें। एनएफएचएस में भाग लेना है समझदारी, क्योंकि ये है हमारे बेहतर कल की तैयारी। हम फिर हाजिर हैं। हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं व्यवहारवाद, क्षेत्राधिकार एवं परिसीमा पर। आइए चर्चा जारी रखते हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि लिमिटेशन, जुरिस्डिक्शन और लिमिटेशन की जहां हम बात कर रहे हैं, तो हमने लिमिटेशन की कर ली। अब हम जुरिस्डिक्शन पे आते हैं कि किसी भी सिविल सूट को दायर करने के लिए क्षेत्राधिकार का क्या प्रावधान किया गया है? जी, मैं इसके संबंध में चित्रा जी बताना चाहूँगा दर्शकों को। जी, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं कि कौन सा बात किस न्यायालय में और कब प्रस्तुत किया जाएगा। जी। धारा 15 जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता का यह उपबंधित करता है कि हर बात आरंभिक अधिकारता वाले न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जी। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार वर्णित किए गए हैं, धन संबंधी क्षेत्राधिकार जी और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। धन संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 को 5 लाख तक के दावों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है जी, और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 को 5 लाख 1 से और 1 करोड़ तक के मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। 1 करोड़ से ऊपर के मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला न्यायाधीश महोदय को प्राप्त है जी। इसी प्रकार प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का जहाँ तक संबंध है, यदि वाद संपत्ति से संबंधित है जी, स्थावर संपत्ति से संबंधित है, जी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, कृषि भूमि वगैरह है जी, जमीन संबंधी कोई विवाद है, तो उसके लिए यह देखना होगा कि जमीन कहाँ स्थित है जी। जिस जगह जमीन स्थित है उस न्यायालय की स्थानीय क्षेत्राधिकारता के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए जी। कभी कभी यह स्थिति भी हो सकती है कि जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति है, वो 2 न्यायालयों या 2 से अधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हो। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में किसी भी एक न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दावा लाया जा सकता है। कभी कभी यह स्थिति भी होती है कि यह निश्चित नहीं हो पाता है कि किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रॉपर्टी आ रही है। बिल्कुल ठीक। तो ऐसी स्थिति में अनिश्चितता को प्रकट करते हुए और दावा, जहां अनिश्चितता हो उन अनिश्चित न्यायालयों के संबंध में, अनिश्चितता जिस है उस संबंध में उसका उल्लेख करते हुए और न्यायालय के समक्ष बात प्रस्तुत किया जा सकता है जी। इसके अतिरिक्त जहां मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित मामले हैं जी, चल संपत्ति से संबंधित मामले हैं, तो ऐसे मामलों में जहां वाद हेतु को उत्पन्न हुआ है या जहां ट्रांजैक्शन हुआ है पक्षकारों के मध्य, जी। तो जहां ट्रांजैक्शन हुआ है वहां
वाद कारण जहां उत्पन्न हुआ है जी। तो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया जा सकता है जी। अथवा जहां प्रतिवादी निवास करता है, जी। जिसके विरुद्ध अनुतोष चाहा गया है, जी। वह व्यक्ति निवास करता है तो वहां जी। दावा प्रस्तुत किया जा सकता है, वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। सर कभी यदि कोई ऐसी स्थिति होती है कि दो आपस में दो व्यक्ति पक्षकार भी हैं और एक दूसरे के विरुद्ध केस ला रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपसी सहमति से वो किसी एक विशेष न्यायालय में केस लगाना चाहते हैं, तो क्या इस तरह की न्यायालय द्वारा सहमति मिल सकती है? जैसा कि अभी हमने इसके पहले ये चर्चा की जी। जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत धन संबंधी क्षेत्राधिकारता और प्रादेशिक क्षेत्राधिकारता का उपबंध किया गया है जी। तो उन्हीं कानूनी उपबंधों के तहत ही हमें अपना मामला प्रस्तुत करने की अधिकारता है जी। और उसी के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत। आपने बताया कि व्यवहारवाद धन संबंधी और दूसरा के जो क्षेत्राधिकार संबंधी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सवाल ये निकल के आता है कि दीवानी मामले जो होते हैं व्यवहारवाद होते हैं उसमें कितने प्रकार के वाद होते हैं, वाद कितने प्रकार के होते हैं और इसमें पक्षकार कौन कौन हो सकता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है आपका। व्यवहारवाद जैसे कि पूर्व में भी हमने चर्चा की थी इस विषय पर जी। व्यवहारवाद दो प्रकार के होते हैं जी। ए क्लास सूट और बी क्लास सूट। जी। जहाँ तक पक्षकारों का संबंध है तो मुख्यतः दो पक्षकार होते हैं व्यवहारवादों में, वादी और प्रतिवादी। जी। वादी वह है जिसने न्यायालय से अनुतोष की प्रार्थना की है जी। जो अपना दावा लेकर आया है और न्यायालय से उसने यह मांग की है कि उसे यह अनुतोष दिलाया जाए। जी। प्रतिवादी वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध ऐसे अनुतोष की मांग की गई है। जी। अर्थात जिस व्यक्ति से ऐसा अनुतोष चाहा जा रहा है जी। वह व्यक्ति प्रतिवादी है और एक से अधिक वादी भी हो सकते हैं और एक से अधिक प्रतिवादी भी हो सकते हैं। उनके अनुतोष जहां वादी के रूप में है तो वहाँ एक से अधिक वादी हैं तो उनके अनुतोष समान होने चाहिए। जी। इसी प्रकार जहां प्रतिवादी है जी। तो जिस व्यक्ति को दावा लाने का अधिकार है या अनुतोष जो चाह रहा है उसका उन सभी व्यक्तियों के प्रति अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार उसके पास होना चाहिए। जी। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से वादी या प्रतिवादी के रूप में दो पक्षकार जी व्यवहार मामलों में होते हैं। जी। व्यवहारवाद की हम बात कर रहे हैं तो इसको प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है? जी, व्यवहारवादों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया व्यवहार प्रक्रिया संहिता में ही उपबंधित है। जी। व्यवहारवाद को आप दो प्रतियों में उचित न्यायालय शुल्क लगाकर और क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। जी। आजकल के आधुनिकीकरण के दौर में कंप्यूटर के दौर में प्रक्रिया और आसान हो गई है। जी। पक्षकार स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से ई प्रणाली के माध्यम से भी अपने दावे प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान में न्यायालयों में भी जो न्यायालय शुल्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं जी। वे ई प्रणाली के ही माध्यम से या ई कोड फीस के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जा रहे हैं। जी। हम बात कर रहे हैं जुरिस्डिक्शन और लिमिटेशन की सिविल सूट्स में, तो अगर कोई व्यक्ति किसी आदेश से संतुष्ट नहीं है तो अपील के लिए समय सीमा का क्या निर्धारण किया गया है व्यवहारवाद में? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका इस संबंध में। व्यवहारवाद में अपील के संबंध में प्रावधान परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत ही दिया गया है। जी। व्यवहार न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 के न्यायालयों से निर्णय होने के पश्चात जी। अपील के संबंध में प्रथम अपील का जो प्रावधान है वो माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। जी। और उसके लिए अपील की समय सीमा डिक्री होने की तारीख से 30 दिवस की है। जी। उसके पश्चात द्वितीय अपील का प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष है और समय सीमा 90 दिवस की है। सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है उत्तराधिकार और परिसीमा, तो आपके सामने आपको लगता है कि लोगों को कितनी क्या वो सही समय पर सही जगह पर प्रकरण दायर कर पाते हैं, या कभी कभी आपके सामने स्थितियां आई हैं कि सिर्फ छोटी सी गलती के कारण वो अपना केस जो है वो कमज़ोर कर बैठे? इस बारे में बताना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पक्षकारों को मालूम नहीं रहता है जी कि हमें अपना दावा कहाँ पेश करना है जी और किस न्यायालय में जाना है जी। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर यदि पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते हैं जी तो हमारे न्यायाधीशगण पक्षकारों को गाइड करते हैं जी। उचित जगह जाने की सलाह भी देते हैं। आजकल न्यायालयों में विधिक सेवा प्राधिकरण
के द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है। जी। सब जगह हेल्प डेस्क खोले गए हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई दावा प्रस्तुत करने में या किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में कोई परेशानी होती है तो विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से न्यायालयों में खोले गए हेल्प डेस्क के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकता है। जी। सिविल सूट में एक शब्द सुनने में आता है डिक्री। जी। डिक्री क्या होती है और इसकी क्या मान्यता है? व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत डिक्री को परिभाषित किया गया है। जी। डिक्री से तात्पर्य है न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति। जी। इसको और सरल अर्थों में इसको थोड़ा सरल अर्थों में समझें तो जी। जो व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आया है और जिसने अनुतोष की मांग की है जी। यदि वह अपने दावे को प्रमाणित कर देता है जी। या किसी कारणवश दावे को प्रमाणित नहीं कर पाता जी। इसको ऐसे ले लें कि यदि उसने प्रमाणित कर दिया है अपने दावे को जी। तो जो निर्णय पारित होता है जी। उस निर्णय की जो अभिव्यक्ति जी। मतलब उसका जो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट है जी। जो अनुतोष उसको प्राप्त हुआ है जी। वही डिक्री होता है जिसको आगे चल के वह एग्जीक्यूट न्यायालय से करा सकता है। जी। थोड़ा सा आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है क्योंकि टेक्निकल शब्द है। टेक्निकल है, हर कोई इतना कानून से परिचित नहीं है तो थोड़ा टेक्निकल बिल्कुल है। उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल होगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो सिविल सूट्स होते हैं उनमें आपसी समझौते के माध्यम से भी प्रकरणों का निराकरण होता है? बिल्कुल, आपसी समझौते के माध्यम से हम लोग बिल्कुल पूरा प्रयास करते हैं। जी। कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे पारिवारिक, मोस्टली देखा ये गया है न्यायालयों में जी कि बाहर के लोगों से विवाद कम होता है। जी। हम लोग आपस में ही विवाद करते हैं, जो पक्षकार हैं वो आपस में ही उनके घरेलू विवाद ज़्यादा होता है। बिल्कुल। जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है। जी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पिता के समय की कोई प्रॉपर्टी है, परदादा के समय की कोई प्रॉपर्टी है, तो उसके विभाजन से संबंधित बहुत सारे विवाद न्यायालयों में आते हैं। जी। और जहाँ तक मेरा अनुभव है जी। पक्षकारों के मध्य थोड़ी सी अहम की लड़ाई होती है। बिल्कुल। यदि उसको संतुष्ट कर दिया जाए और उनको थोड़ा सुन लिया जाए बैठ के तसल्ली से जी। तो वो विवाद वहीं समाप्त हो जाते हैं। और इसके लिए हमारे न्यायालय के न्यायाधीशगण जी। और विधिक सेवा प्राधिकरण में जो वॉलेंटियर हैं वो पूर्ण रूप से इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। जी धन्यवाद सर, समय का अभाव, हमें चर्चा को यही विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इस विषय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में निकल कर आया है कि सबसे महत्वपूर्ण है सिविल सूट में कि आपको समय सीमा का बहुत ध्यान रखना है। समय सीमा में आप केस दायर कर रहे हैं, अन्यथा आप अपने केस को कमज़ोर कर सकते हैं। और कहाँ दायर करना है इसकी जानकारी भी आपको होना बहुत ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इन दोनों ही बातों के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो गई होगी और आप इसका लाभ भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो ले पाएंगे। आज हम आपसे ही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। Thank you.